गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे सरल परिपथ के समीकरण और महत्तम शक्ति सिद्धांत के बारे में। सरल परिपथ के समीकरण और महत्तम शक्ति सिद्धांत के बारे में आज के हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के समूहन के बारे में, सेलों के समूहन के बारे में। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कह रहा है कि जब सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित हो, जब सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित हो तो हम इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। जब सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित हो तो हम इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है। अब आप देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूहन में जोड़े हैं, तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूहन में, तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूहन में हमने जोड़ा है। तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूहन में हमने जोड़ा है। यह है R1, R2, R3। यह है हमारा R1, R2 और R3। यहां से सेल से टोटल धारा निकला I। ये धारा I यहाँ पहुंचा, पहले प्रतिरोधक से होकर गुजरा। यही धारा I दूसरे प्रतिरोधक से होकर गुजरेगा और यही धारा I तीसरे प्रतिरोधक से होकर गुजरेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से होकर समान धारा प्रवाहित होती है। तो बहादुर, धारा प्रवाह के कारण यदि हम बात करें, R1 में धारा प्रवाहित हो रहा है तो वोल्टेज उत्पन्न होगा V1। R2 में धारा प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज उत्पन्न होगा V2। R3 में धारा प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज उत्पन्न होगा V3। सब में वोल्टेज अलग अलग क्यों है? तो बहादुर, सब में धारा तो समान है लेकिन प्रतिरोधक अलग अलग है। धारा समान है लेकिन प्रतिरोधक अलग अलग है। यही कारण है कि सब पे वोल्टेज अलग अलग उत्पन्न हुआ है। माना कुल विभव बराबर V, तो कुल विभव बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। V1 I इंटू R1, V2 I इंटू R2, V3 I इंटू R3। इसमें आपको क्या याद रखना है कि कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। V1 बराबर कुल धारा गुना पहले का प्रतिरोध। V2 बराबर कुल धारा गुना दूसरे का प्रतिरोध। V3 बराबर कुल धारा गुना तीसरे का प्रतिरोध। कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध।
V1 बराबर कुल धारा गुना पहले का प्रतिरोध, V2 बराबर कुल धारा गुना दूसरे का प्रतिरोध, V3 बराबर कुल धारा गुना तीसरे का प्रतिरोध। यदि आप इस तरह से बोल करके याद रखते हैं तो श्रेणी क्रम समूहन पर आधारित न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यदि इस तरह के बोल के याद नहीं रखते हैं तो श्रेणी क्रम समूहन पर आधारित न्यूमेरिकल आप नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब में आई कॉमन लेकर कटा दीजिए तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। यही हमारा समीकरण 1 जो है प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का समीकरण है। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का समीकरण है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम समूहन में आपको याद रखने वाला जो टर्म है वो पहला तो ये कि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से होकर धारा समान बहती है, यानी श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होती है। 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 इसके बाद कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़। कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। V1 बराबर कुल धारा गुना पहले का प्रतिरोध। V2 बराबर कुल धारा गुना दूसरे का प्रतिरोध। V3 बराबर कुल धारा गुना तीसरे का प्रतिरोध। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन के बारे में। 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 ये 3 प्रतिरोधक है जो समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समानांतर क्रम का मतलब होता है जब सभी प्रतिरोधक दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएं। जब सभी प्रतिरोधक दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएं तो इसे हम प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन कहेंगे। जब सभी प्रतिरोधकों से होकर सभी प्रतिरोधक दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएं तो इसे हम प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन कहेंगे। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन कहेंगे। 3 प्रतिरोधक है R1, R2 और R3। 3 प्रतिरोधक है R1, R2 और R3। चूंकि R1 बिंदु M और N के बीच जोड़ा गया है, R2 बिंदु M और N के बीच जोड़ा गया है, R3 बिंदु M और N के बीच जोड़ा गया है और यह सेल भी बिंदु M और N के बीच जोड़ा गया है। यह सेल भी बिंदु M और N के बीच जोड़ा गया है। इसीलिए हम कहेंगे कि कुल सेल के विभव का मान प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभव के मान के बराबर होता है। सेल के विभव का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के विभव के मान के बराबर होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के विभव के मान के बराबर होता है। अब देखिए यहां से धारा निकला टोटल I। यहां से टोटल धारा निकला I। ये I 3 हिस्सा में बट गया, I1, I2 और I3। ये टोटल धारा 3 हिस्सा में बट गया, I1, I2 और I3। अब देखिएगा तो चित्र से कहें तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल धारा बराबर कुल विभव बाटा कुल प्रतिरोध। पहले का धारा बराबर कुल विभव बाटा पहले का प्रतिरोध। I2 दूसरे का धारा बराबर कुल विभव बाटा दूसरे का प्रतिरोध। I3 कुल धारा बराबर तीसरे का धारा बराबर कुल विभव बाटा तीसरे का प्रतिरोध। सब में भी कॉमन लेके कटा दीजिए। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुल धारा बराबर प्रत्येक में प्रवाही धारा का जोड़। कुल धारा बराबर कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध। पहले में प्रवाही धारा बराबर कुल विभव बटा पहले के प्रतिरोध। दूसरे में प्रवाही धारा बराबर कुल विभव बटा दूसरे का प्रतिरोध।
तीसरे में प्रवाहित धारा बराबर कुल विभव बटा तीसरे का प्रतिरोध। भी सब में कॉमन ले कट गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है और समानांतर क्रम समूहन में विभव समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है और समानांतर क्रम समूहन में विभव समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में धारा का मान समान होता है और समानांतर क्रम समूहन में विभव का मान समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव का जोड़। समानांतर क्रम समूहन में कुल धारा बराबर प्रत्येक के धारा के जोड़। कुल धारा बराबर प्रत्येक कुल विभव बटा कुल प्रतिरोध। पहले में प्रवाहित धारा बराबर कुल विभव बटा पहले के प्रतिरोध। दूसरे प्रवाहित धारा बराबर कुल विभव बटा दूसरे के प्रतिरोध। तीसरे में प्रवाहित धारा बराबर कुल विभव बटा तीसरे के प्रतिरोध। इसमें हम बात करें तो बहादुर, कुल विभव बराबर कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध। पहले के विभव बराबर कुल धारा गुना पहले के प्रतिरोध। दूसरे के विभव बराबर कुल धारा गुना दूसरे के प्रतिरोध। कुल धारा बराबर तीसरे के प्रतिरोध। यही तो हमारा है श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और समानांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान घट जाता है। श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और समानांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्योंकि बाटा में कर करके है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहां से नोट पर ध्यान दीजिएगा। यहां से हम एक नोट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। यहां से हम लोग नोट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नोट में है कि n समान प्रतिरोधक, n समान प्रतिरोधक, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में पुनः समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में पुनः समांतर क्रम में जोड़ा गया है। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में पुनः समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में पुनः समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में पुनः समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं बहादुर, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट nवां पद। तो सब चूंकि बराबर है तो RS बराबर R प्लस R प्लस डॉट डॉट nवां पद। RS बराबर n इंटू R, RS बराबर n इंटू R। समांतर क्रम समूहन में, समांतर क्रम में 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट nवां पद। तो 1/Rp इक्वल टू n/R, तो Rp इक्वल टू R/n, Rp इक्वल टू R/n। ये हमारा RS इक्वल टू n इंटू R और ये Rp इक्वल टू R/n। RS इक्वल टू n इंटू R, Rp इक्वल टू R/n। ये श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है और ये समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध है। S से सीरीज और P से पैरेलल। तो श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध NR और समानांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध R/n। श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध n इंटू R और समानांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध Rp इक्वल टू R/n, Rp इक्वल टू R/n। अब दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। तो RS बटा Rp बराबर, RS बटा Rp इक्वल टू n इंटू R बटा R/n।
एन इंटू आर बटा आर बाई एन, एन से एन कटेगा, सॉरी आर से आर कटेगा, चौथा स्टेप ऊपर चल जाएगा तो आर एस बटा आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये एक ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा, ये कभी फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एन समान प्रतिरोधकों को, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 5 समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, पुनः समानांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट आंसर। आर एस बटा आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। इस प्रकार हमारा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन समाप्त हुआ। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होता है और समानांतर क्रम समूहन में विभव समान होता है। श्रेणी क्रम समूहन में कुल विभव बराबर प्रत्येक के विभव के जोड़, और समांतर क्रम में कुल धारा बराबर प्रत्येक के धारा के जोड़, प्रत्येक में प्रवाहित धारा के जोड़। आर एस इक्वल टू एन इंटू आर, आर पी इक्वल टू आर बाई एन, और आर एस बाई आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमारा प्रतिरोधों के समूहन समाप्त हुआ। अब के हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं, इसके आगे बात करने वाले हैं सेलों के समूहन के बारे में। बहादुर, सेलों के समूहन के बारे में बात करें हम लोग, तो सेलों के समूहन और प्रतिरोधों के समूहन दोनों समान है, समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप प्रतिरोधों के समूहन नहीं पढ़िएगा, सेलों के समूहन आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप प्रतिरोधों के समूहन नहीं पढ़िएगा, सेलों के समूहन आपको नहीं समझ में आएगा। प्रतिरोधों के समूहन आप नहीं पढ़िएगा तो सेलों के समूहन आपको नहीं समझ में आएगा। सेलों के समूहन 3 प्रकार से किया जाता है। सेलों के समूहन 3 प्रकार से किया जाता है। अच्छा, सेलों के समूहन क्यों किया जाता है? धारा के मान में परिवर्तन करने के लिए, ज्यादा धारा लेने के लिए, चाहे कम धारा लेने के लिए। सेल जितना है उससे धारा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो हमको समूहन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि सेलों के समूहन अलग अलग करके कितना कितना धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सेलों के समूहन अलग अलग करके हम कितना कितना धारा प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम सेलों के समूहन की बात करें तो सेलों के समूहन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। हमने माना कि n समान प्रकार के सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। n समान प्रकार के सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यह सेल हो गया जिसका विद्युतवाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युतवाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युतवाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युतवाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। यहां से धारा निकला I और यह टोटल धारा I R प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित हो रहा है। यही है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। यही आपका है सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। अब चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में हैं तो स्वाभाविक सी बात है सबके प्रतिरोधक भी श्रेणी क्रम में होंगे और सबके वोल्टेज भी श्रेणी क्रम में होंगे। चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में हैं तो सभी के वोल्टेज भी श्रेणी क्रम में होंगे, इसीलिए कुल विद्युतवाहक बल बराबर E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट एनवा पद इक्वल टू NE। कुल विद्युतवाहक बल बराबर E प्लस E प्लस E प्लस डॉट 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 एनवा पद बराबर NE। अब सवाल है कि सर ये सूत्र कहां से ला दिया आपने? तो श्रेणी क्रम समूहन में सूत्र होता है कुल विभव बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। उसी सूत्र से E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट एनवा पद तो N इंटू E। कुल विद्युतवाहक बल बराबर N इंटू E। कुल आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में हैं तो सबके प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट एनवा पद, यह आपका हो गया N इंटू R। कुल विद्युतवाहक बल, सबके वोल्टेज श्रेणी क्रम में है, टोटल वोल्टेज निकल गया। सबके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कुल प्रतिरोध निकल गया। बाह्य प्रतिरोध इक्वल टू कैपिटल R।
बाह्य प्रतिरोध इक्वल टू कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध एक ही है, इसलिए परिपथ के समीकरण से परिपथ का समीकरण क्या होता है? तो I बराबर ई बाटा बड़ा आर प्लस छोटा आर। I बराबर ई बाटा बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो E का मान तो एन ई दिया हुआ है, बड़ा आर तो बड़ा आर है, लेकिन छोटा आर एन आर दिया हुआ है। तो I बराबर हो गया एन ई बाटा आर प्लस एन आर। I बराबर एन ई बाटा आर प्लस एन आर। I बराबर एन ई बाटा आर प्लस एन आर। I बराबर एन ई बाटा आर प्लस एन आर। यही हमारा परिपथ के समीकरण से प्राप्त धारा का समीकरण है। यही हमारा परिपथ के समीकरण से प्राप्त धारा का समीकरण है। सेलों के समूहन, सेलों के श्रेणी क्रम समूहन, सेलों के श्रेणी क्रम समूहन में प्राप्त धारा का समीकरण है I बराबर एन ई बाटा आर प्लस एन आर। शायद आप जानते होंगे सेलों के श्रेणी क्रम समूहन नए सेलों में लाभदायक होता है। सेलों के श्रेणी क्रम समूहन नए सेलों में लाभदायक होता है। क्योंकि सवाल आ सकता है कि क्यों होता है सर? क्योंकि नए सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत कम होता है। नए सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है या कहे कि बहुत कम होता है। यह रहा आपका सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। आप सेलों के श्रेणी क्रम देखेंगे, सेलों का श्रेणी क्रम आप समूहन देखिए, तो सेलों के श्रेणी क्रम समूहन में चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में है, तो सबके वोल्टेज भी श्रेणी क्रम में होंगे, सबके प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। और सूत्र में हमने डाल दिया I बराबर एन ई बाटा आर प्लस एन आर। यह रहा सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। अब हम बात करने वाले हैं सेलों के समांतर क्रम समूहन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सेलों के समांतर क्रम समूहन के बारे में। सेलों के समांतर क्रम समूहन के बारे में। सेलों के समांतर क्रम समूहन के बारे में चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सारे सेल दो बिंदुओं के बीच जोड़े जाएंगे। सेलों के समांतर क्रम समूहन में बहुत सारे सेल दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएंगे। सेलों के समांतर क्रम समूहन में बहुत सारे सेल दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएंगे। बहुत सारे सेल दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े जाएंगे। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है जो M और N के बीच जोड़ा गया है। इसी प्रकार एक और सेल है जो M और N के बीच जोड़ा गया है। इसी प्रकार बहुत सारे सेल हैं जो M और N के बीच जोड़े गए हैं। बहुत सारे सेल हैं जो M और N के बीच जोड़े गए हैं। बहुत सारे सेल हैं जो M और N के बीच जोड़े गए हैं। सेल का विद्युतवाहक वाली आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युतवाहक वाली आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युतवाहक वाली आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल से प्राप्त होने वाली टोटल धारा I है जो बाह्य प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित हो रही है। और फिर यह समझने की बात है कि चूंकि सभी सेल समानांतर क्रम में है, तो सबके वोल्टेज भी समानांतर क्रम में होंगे, सबके प्रतिरोध भी समानांतर क्रम में होंगे। आपने नोटिस किया होगा सब प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समूहन में हमने बताया था कि वोल्टेज समान रहता है। समानांतर क्रम समूहन में वोल्टेज समान होता है। तो कुल विद्युतवाहक बल बराबर E। कुल विद्युतवाहक बल बराबर E। टोटल विद्युतवाहक बल का वैल्यू E रहेगा। कुल विद्युतवाहक बल का वैल्यू E ही होगा। कुल विद्युतवाहक बल का वैल्यू E रहेगा। कुल विद्युतवाहक बल बराबर E। कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R डैश। कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R डैश। तो चूंकि सभी सेल समानांतर क्रम में है, तो सबके प्रतिरोध भी समानांतर क्रम में होंगे। तो 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट एमवा पद। 1/R डैश बराबर
1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस डॉट 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 एमवा पद 1 बटा आर डैश बराबर एम बटा में आर, 1 बटा आर डैश बराबर एम बटा में आर, तो आर डैश बराबर आर बटा एम, आर डैश बराबर आर बटा एम, आर डैश बराबर आर बटा में एम। कुल विद्युत वाहक बल निकल गया, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल गया और बाह्य प्रतिरोध तो एक ही है, बाह्य प्रतिरोध तो हमारा वही है एक ही कैपिटल आर। परिपथ के समीकरण से सूत्र होता है I बराबर ई बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर, I बराबर ई बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर। ई का मान तो ई रहेगा, बड़ा आर का मान बड़ा आर, छोटा आर का मान आर बाई एम दिया हुआ है, तो I बराबर एम ई बटा एम आर प्लस आर। कुछ लोग के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर एम क्या है, तो यहां पर सेलों की संख्या या ये कहे कि सेलों के कतारों की संख्या एम है, सेलों की संख्या या ये कहे कि कतारों की संख्या एम है। एम लाइन जोड़े गए हैं, एम लाइन है मतलब एम सेल है, तो इसीलिए 1 बाई आर डैश इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट एमवा पद, तो 1 बाई आर डैश इक्वल टू एम बाई आर, तो आर डैश इक्वल टू आर बाई एम, आर डैश इक्वल टू आर बाई एम। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, आई बराबर ई बटा बड़ा आर प्लस छोटा आर बाई एम, सॉल्व हो गया। आई बराबर एम ई बटा में एम आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा सेलों का समानांतर क्रम समूहन हुआ, ये सेलों का समानांतर क्रम समूहन है। फिर हमने आपको सेलों का श्रेणी क्रम समूहन दिखाया। सेलों के श्रेणी क्रम समूहन नए सेलों में लाभदायक है क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। सेलों का समानांतर क्रम समूहन पुराने सेलों में लाभदायक है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। सेलों का समानांतर क्रम समूहन पुराने सेलों में लाभदायक है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। सेलों का श्रेणी क्रम समूहन नए सेलों में होता है, सेलों का समानांतर क्रम समूहन पुराने सेलों में होता है। ऐसे हम आपको बता दें कि सेलों के समूहन एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलों के समूहन एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास नहीं है, आ जाए वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं सेलों के मिश्रित समूहन के बारे में। मिश्रित समूहन का मतलब हुआ जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और समानांतर क्रम भी हो, जिसमें श्रेणी क्रम भी हो और समानांतर क्रम भी हो। तो मिश्रित समूहन पढ़ने के लिए आपको श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन के सभी पद याद होने चाहिए। सेलों के मिश्रित समूहन पढ़ने के लिए आपको श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन के सभी पद याद होने जरूरी है। जैसे मिश्रित समूहन में होता क्या है, बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ करके, बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ करके अलग अलग कतार बनाए जाते हैं। बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ करके अलग अलग कतार बनाए जाते हैं, अलग अलग लाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग लाइन बनाए जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लाइन बनाए गए। एम कतार, एम फॉर मंकी, एक लाइन में एन सेल जोड़ करके, एक लाइन में एन सेल जोड़ करके एम गो कतार बनाया गया, एम कतार बनाया गया, एम कतार बनाया गया। एम कतार बनाया गया और सभी कतारों को दो बिंदु एम और एन के बीच जोड़ा गया है। सभी कतारों को दो बिंदु एम और एन के बीच जोड़ा गया है। यहां से टोटल धारा निकला आई, यहां से टोटल धारा निकला आई। चूंकि प्रत्येक सभी सेल श्रेणी क्रम में है, तो इस सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़ करके बहुत सारे लाइन बनाए गए और इन सभी लाइनों को बिंदु एम और एन के बीच जोड़ा गया। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले आप एक लाइन को सॉल्व कीजिए, हर एक लाइन को सॉल्व कीजिए। तो यहां पर हर एक लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो श्रेणी क्रम वाला रूल लागू होगा। श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो इसको
मैंने सॉरी हर एक लाइन को जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम वाला रूल लागू होगा, यानी प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल, प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल, एक लाइन टोटल का कुल विद्युत वाहक बल NE होगा, एक लाइन टोटल का कुल विद्युत वाहक बल NE होगा, प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल NE होगा, प्रत्येक कतार टोटल अभी नहीं बोल रहे हम, प्रत्येक कतार का कुल आंतरिक प्रतिरोध NR होगा, कुल विद्युत वाहक बल NE और कुल आंतरिक प्रतिरोध NR। अब यही फिगर ऐसा बनेगा जिसका एक पूरा टोटल लाइन जोड़ दिए तो NE आया और NR आया, इसको भी जोड़े तो NE NR, इसको भी जोड़े तो NE NR, इसको माने पूरे एक लाइन को जोड़ दिया तो NE, पूरा एक लाइन को जोड़ा NR, इसी तरह के सबको जोड़ दिए तो NE NR NE NR NE NR। यानी हमें अब कह सकते हैं कि एकक सेल मिला जिसका विद्युत वाहक बल NE और आंतरिक प्रतिरोध NR है। अब यहां पर समानांतर क्रम समूहन वाला रूल लागू होगा, यहां पर समानांतर क्रम समूहन वाला रूल लागू होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल, वहां पर पहले E था, कुल विद्युत वाहक बल E था क्योंकि प्रत्येक सेल का E था, तो यहां पर प्रत्येक सेल का NE है तो कुल विद्युत वाहक बल NE होगा, प्रत्येक सेल का कुल विद्युत वाहक बल NE है तो इसीलिए टोटल विद्युत वाहक बल भी NE होगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R डैश, और R डैश का मान R/M था, तो उसमें प्रत्येक सेल का प्रतिरोध R था तो R/M है, यहां पर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR है तो NR/M होगा। वहां पर समानांतर क्रम समूहन में प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R था तो R/M था, यहां पर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR है तो NR/M होगा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR है तो NR/M होगा। बाह्य प्रतिरोध तो वही एक ही है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, सबका मान बैठा दीजिए परिपथ के समीकरण में, आंसर आ जाएगा। सबका मान बिठा दीजिए परिपथ के समीकरण में और आंसर आ जाएगा। यहां तक आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे रिकैप करके दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार देखिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे एग्जाम की दृष्टि से कोई खास नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको तेजी में भी बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, कल के क्लास में अब जो पढ़ेंगे हम लोग, अगला 2 वीडियो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला 2 वीडियो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला 2 वीडियो जिसमें हम किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। अगले 2 वीडियो में हम किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, इन सब के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, कुल विद्युत वाहक बल मिल चुका है, कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल चुका है, कुल बाह्य प्रतिरोध मिल चुका है। तो परिपथ के समीकरण कहता है I बराबर E बटा बड़ा R प्लस छोटा R, I बराबर E बटा बड़ा R प्लस छोटा R। तो E के जगह पर NE, E के जगह पर NE, बड़ा R तो बड़ा R ही रहेगा, छोटा R के जगह पर NR बटा M, छोटा R के जगह पर NR बटा M कुल आंतरिक प्रतिरोध। इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा। I बराबर NE बटा MR प्लस NR बटा में M चला जाएगा ऊपर, I बराबर MNE बटा MR प्लस NR। बहुत से लोग इतना पढ़ लिए लेकिन अभी तक यही नहीं समझे होंगे कि M क्या है और छोटा r क्या है, सॉरी N क्या है। तो M है कतारों की संख्या और N है प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या। N क्या है प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या, और M क्या है तो कतारों की संख्या। कितने लाइन है तो M लाइन है, और हर एक लाइन में कितने सेल हैं
तो n सेल है। हर एक लाइन में कितने सेल है? n सेल है। अब आप समझने की कोशिश करेंगे, यह धारा मैक्सिमम होगा कब? यह धारा मैक्सिमम होगा कब? जब महत्तम शक्ति होगा। धारा कब महत्तम होगा? जब शक्ति महत्तम होगा। धारा कब महत्तम होगा? जब शक्ति महत्तम होगा। और शक्ति कब महत्तम होगा? तो जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। धारा कब महत्तम होगा? जब शक्ति महत्तम होगा। और शक्ति कब महत्तम होगा? जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। और आंतरिक प्रतिरोध का तो मान NR/M दिया हुआ है, यानी MR बराबर NR। याद रखिएगा, सेलों के मिश्रित समूहन में धारा का मान मैक्सिमम तब होता है जब MR बराबर NR होता है। सेलों के मिश्रित समूहन में धारा का मान मैक्सिमम कब होता है? तो जब MR बराबर NR होता है। सेलों के मिश्रित समूहन में धारा का मान मैक्सिमम तब होता है जब MR बराबर NR होता है। MR बराबर NR होता है। ऐसे सेलों के समूहन, प्रतिरोधक के समूहन एग्जाम की दृष्टि से कुछ विशेष नहीं है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। सेल तो बिल्कुल नहीं, सेलों के समूहन तो बिल्कुल नहीं। प्रतिरोधक के समूहन थोड़ा बहुत है, प्रतिरोधक के समूहन एग्जाम की दृष्टि से कुछ है, लेकिन सेलों के समूहन तो बिल्कुल नहीं। फिर भी आप लोग इसको देखिएगा। अगले क्लास में हमारा जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।